हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में आपको समावेशी शिक्षा के मैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में आपको बताऊंगी। मैंने पिछले 3 वीडियो में 3 पार्ट में मैंने आपको समावेशी शिक्षा के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे पवन सीरीज़ के, मैंने आपको सारे कवर कर दिए। जिन लोगों ने वो पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकता है, या तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आता है, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सब्जेक्ट जो है वो भी समावेशी शिक्षा ही है, तो सबसे पहला प्रश्न यहीं से बनता है कि समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है। तो समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है कि छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए जिससे वे अपने जीवन को सफल बना सके। यानी कि समावेशी शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि सभी को अनुकूल शिक्षा प्रदान करना है, जिससे कि क्या करें उनका जीवन क्या हो सके, सफल बन सके। इसमें योग्यता, शारीरिक क्षमता, भाषा, संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा किसी प्रकार का अवरोध पैदा ना हो। यानी कि इसमें उम्र, जाति, योग्यता, भाषा, संस्कृति को बिना ध्यान में रखते हुए, यानी कि इन सभी को हटा करके हर व्यक्ति को सार्थक शिक्षा उपलब्ध कराना ही समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। बिना किसी जाति भेदभाव के, धर्म के, जाति के, लिंग के, इन सभी को नज़रअंदाज करते हुए सभी को समान शिक्षा प्राप्त करना ही समावेशी शिक्षा का अर्थ है। दूसरा प्रश्न है, मंद बुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषता बताइए। मंद बुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषताएं क्या होती हैं? निम्न प्रकार है, जैसे कि बुद्धि लब्धि समान बालकों से कम होती है, जन्मजात मानसिक क्रियाएं समान बालकों की अपेक्षा कम होती हैं, स्मृति, विचार और ध्यान विस्तार भी कम होता है। यानी कि जो मंद बुद्धि बच्चे क्या होते हैं कि बुद्धि लब्धि जो समान बच्चे होते हैं उनसे कम होती है, उनकी मानसिक मेंटल एबिलिटी होती है वो भी समान बालकों की तुलना में उनकी कम होती है, जो याद करने की क्षमता है वो भी कम होती है, उनको ध्यान बहुत कम रहता है जो समान बालकों की तुलना में। अगला प्रश्न है, निर्देशन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है। ये क्या है? एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशक समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता है, वरन ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक या व्यक्ति क्या करता है, उन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। यानी कि निर्देशन क्या होता है? व्यक्तिगत एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो शिक्षार्थी होता है यानी कि छात्र होता है वो किसी भी समस्या को समाधान करने के क्या क्या कहता है, उसको प्रेरित किया जाता है। ये निर्देशन स्वयं किसी समस्या को समाधान नहीं करता बल्कि क्या करता है, ये इसकी जो विधि होती है उसको बताता है कि आप इन समस्या से बाहर कैसे निकल सकते हैं या किसी समस्या को आप कैसे सुलझा सकते हैं। निर्देशन का यही अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, वंचन का क्या अर्थ है। वंचन यानी किसी चीज़ से वंचित होना। यानी कि वंचन जीवन की वह ऋणात्मक दशा है जो मानव क्षमताओं के विकास में बाधक होती है, किसी चीज़ से रहित। यानी कि आपको शिक्षा, कोई छात्र है वो शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, उसको शिक्षा की जो विधि है या शिक्षा प्रणाली उसको उपलब्ध नहीं हो पा रही, तो वो क्या, वो शिक्षा से वंचित है। किसी को भोजन नहीं मिल पा रहा है, वो भोजन से वंचित है। ठीक है, तो ये वंचन का अर्थ होता है, यानी किसी चीज़ से रहित, यानी कि कोई चीज़ उसको ना मिल पाना, उस चीज़ से वंचित होना। अगला प्रश्न है, शैक्षिक समावेशन का क्या अर्थ है। अभी मैंने आपको समावेशी शिक्षा का अर्थ बताया, अब इसमें आया शैक्षिक समावेशन का क्या अर्थ है। तो शैक्षिक समावेशन में उन सभी तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है जो विशिष्ट बालकों पर लागू होते हैं। यानी कि शिक्षा से संबंधित जितने भी तथ्य आते हैं जो विशिष्ट बालकों को दिए जाते हैं या उन पर लागू किए जाते हैं वो शैक्षिक समावेशन के अंतर्गत आते हैं। समावेशी बालक किस प्रकार के होते हैं? वह बालक जो अपनी किसी भी शारीरिक अक्षमता के कारण समान शिक्षा कार्यक्रम के लिए उपयुक्त नहीं है, वह समावेशी बालक की श्रेणी में आता है। कि अपनी कोई शारीरिक क्षमता के अक्षमता के कारण, यानी कि शरीर में कोई कमी है, उस अक्षमता के कारण वो समान बालकों की तुलना में नहीं आता है, वही क्या आता है, समावेशी बालक की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक से आप क्या समझते हैं।
ऐसे बालक जिनका शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास समान बच्चों की तुलना से अलग होता है वो विशिष्ट बालक कहलाते हैं। यानी कि समान बालकों की तुलना में, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे संवेगात्मक हो, उनसे अलग होना ही क्या कहलाता है? विशिष्ट बालक की विशेषताएं होती हैं। अगला प्रश्न है, अपवंचित बालक कितने प्रकार के होते हैं? यानी कि किसी चीज़ से वंचित, यानी कि मतलब वो चीज़ को ना पा पाना। तो इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला सामाजिक रूप से वंचित, दूसरा आर्थिक रूप से और तीसरा शैक्षिक रूप से। यानी कि जो वंचित बालक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक। समाज से वंचित, अपने आर्थिक रूप से वंचित और शैक्षिक रूप से वंचित। अगला प्रश्न, पिछड़े बालक से क्या तात्पर्य है? जो छात्र निश्चित समय में निश्चित ज्ञान की प्राप्ति करने में क्या होते हैं? असफल रहते हैं और समान छात्रों की तुलना में पीछे रह जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? पिछड़े बालक। यानी कि अपने जो उनके जो क्लास के सहपाठी होते हैं, एक उनकी वो आगे निकल जाते हैं और जो वो बालक पीछे हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? पिछड़े बालक। यानी कि एक निश्चित समय सीमा में ज्ञान प्राप्ति में क्या हो जाते हैं? अपने समान बालकों की तुलना में या अपने समान छात्रों से क्या हो जाते हैं? पीछे हो जाते हैं। वही क्या कहलाते हैं? पिछड़े बालक की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। पिछड़ेपन के प्रकार बताए। इसके 2 प्रकार होते हैं। कौन सा? व्यक्तिगत और सामूहिक। अगला प्रश्न है, समान बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो समान बुद्धि लब्धि के बच्चों की जो IQ होता है वो कितना होता है? 90 से 110 के बीच। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो प्रतिभाशाली की जो बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। पिछड़े बालक की एक विशेषता बताइए। सीखने की इनकी गति क्या होती है? बहुत ही धीमे होती है समान बालकों की तुलना में। वो जल्दी सीख जाते हैं, ये बहुत धीमे सीखते हैं। अपवंचन का क्या है? अपवंचन यानी कि अपवंचन बाल्य जीवन की उद्दीपन दशाओं की न्यूनता है। यानी कि जो बालक के जीवन की जो उद्दीपन क्रिया होती है वो सबसे कम होती है सीखने के लिए, वही अपवंचन कहलाता है। दृष्टिबाधित बालकों की कितनी श्रेणियां होती हैं? दृष्टिबाधित बालकों की 2 श्रेणियां होती हैं। पहला क्या होता है? आंशिक रूप से दृष्टिबाधित, और दूसरा होता है पूर्ण रूप से, जो अंधे होते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, आंशिक दृष्टिबाधित कौन कौन से बालक होते हैं? वह बालक जो बड़े अक्षरों को मुद्रित भाषा में या उत्तल दर्पण की सहायता से पढ़ सकते हैं, वो क्या होते हैं? आंशिक रूप से दृष्टिबाधित होते हैं। आंशिक दृष्टिबाधित बालक की दृष्टि क्षमता कितनी होती है? इनकी होती है 20 से 70 तक की जो आंखें होती हैं वो आंशिक दृष्टिबाधित बालक की होती हैं। अगला प्रश्न है, गंभीर दृष्टिबाधित बालक की दृष्टि क्षमता कितनी होती है? इनकी जो दृष्टि क्षमता होती है 2/20 होती है, जो पूरी तरह से अंधे होते हैं। दृष्टिबाधित बालकों की किस लिपि की सहायता से पढ़ाया जाता है? तो ये पढ़ाया जाता है ब्रेल लिपि की सहायता से। अगला प्रश्न है, हकलाने के लिए क्या कारण है? 2 कारण हो सकते हैं, एक तो वंशानुक्रम हो सकता है या तो फिर वातावरण के कारण। ठीक। अगला प्रश्न है, श्रवण विकलांगता क्या है? श्रवण यानी कि सुनने, सुनने में क्या होना? मतलब सुनने में बाधित होना, या सुनने में क्या होता? अक्षम होना। तो यानी किसी व्यक्ति द्वारा पूरी तरह से आवाज़ सुनने में अक्षम होना क्या कहलाता है? श्रवण विकलांगता के अंतर्गत आता है। सामान्य श्रवण बाधितों का सुनने का ध्वनि स्तर कितना होता है? तो 31 से 51 डेसिबल होता है। गंभीर श्रवण बाधित बालकों का श्रवण बाधित कितना स्तर कितना होता है? तो 70 to 89 डेसिबल तक की श्रेणी तक होता है। अगला है, श्रवण बाधितों का वर्गीकरण का आधार क्या होता है? डेसिबल, यानी कि DB लिखा तो क्या होगा यहाँ पे? डेसिबल। ठीक है। पूर्ण श्रवण बाधित बालक में कितने डेसिबल तक की श्रवण बाधिता होती है? 90 डेसिबल तक की। ठीक। अगला प्रश्न है, समस्यात्मक बालक किन्हें कहते हैं? समस्यात्मक बालक वह होते हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असमान होते हैं कि वे घर, विद्यालय और समाज में क्या करते हैं? समस्याओं को उत्पन्न करने वाले होते हैं। यानी कि समान बच्चों की तुलना में जो कहीं भी वो समान बालक जो होते हैं कहीं पर भी एडजस्टमेंट हो जाते हैं, कहीं पर भी समायोजित हो जाते हैं। लेकिन जो समस्यात्मक बालक होते हैं ये क्या करते हैं कि चाहे घर पे हो चाहे विद्यालय पे हो, क्या करते हैं? समस्याओं को ही क्रिएट करते हैं, समस्याओं को ही उत्पन्न करते हैं। ऐसे बालक समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, वाक् दोष के प्रकार बताइए। इसके निम्न प्रकार है। पहला, जैसे कि आवाज़ की समस्या का होना। दूसरा है प्रक्रियात्मक या उच्चारणात्मक दोष होना। तीसरा है हकलाना। ये सब वाक् दोष के अंतर्गत आते हैं। और देर से बोलने वाले, जो यानी कि रुक रुक के बोलते हैं, थोड़ा ठहर जाते हैं फिर बोलते हैं, तो ये देर से बोलने वाले, ये सभी वाक् दोष के प्रकार हैं। तो आज मैं अपनी वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको अगले जो आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं वो मैं आपको आगे नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी। तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिए। ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।